देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट टाइम हम लोगों ने, हाँ बोले, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस सॉल्व किए थे सारे। कोई डाउट हो तो पूछे, कोई नया क्वेश्चन? नहीं, पुराना बाद में डील करते हैं। अब आप आए पेज नंबर 1 जो मैंने दिया था आप लोगों को, रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस में से रेजिडेंशियल स्टेटस के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर बात करते हैं। चलिए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्वेश्चन नंबर 1, ए अर्न्स द फॉलोइंग। आखिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम है क्या? सुने इधर, मैंने बताया था 3 तरह की स्टेटस होती है, ROR, RNOR और NR। इनकम इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया की अगर बात करते हैं तो इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तीनों केस में टैक्सेबल होगी। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों केस में टैक्सेबल होगी। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, पहले 2 केसेस में टैक्सेबल होगा। इन एनी अदर केस, केवल लास्ट केस में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों कि लास्ट 2 केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा? लास्ट 2 में नहीं होगा, केवल फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा। क्लियर है? जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ढंग से सुनेंगे। अब आपके सामने डिफरेंट इनकम रखी जाएगी और बोला जाएगा कि बताओ ये NR का केस है, ये RNOR का केस है और ये ROR का केस है। बात समझ में आई? कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में, कहाँ टैक्सेबल होंगी। अगर वही इनकम ROR की है तो क्या वही इनकम RNOR में टैक्सेबल होगी या नहीं, या वही इनकम NR के केस में टैक्सेबल होगी या नहीं, वो देखना है। क्लियर है? इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडियन कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो इसका मतलब आप चाहे यहां के हो या बाहर से, सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, आप चाहे ROR हो, RNOR हो या NR हो, आपने अपना पैसा इंडियन कंपनी में लगाया था और इंडियन कंपनी ने उस पैसे को कहीं भी यूज किया हो, आखिर आपका इंटरेस्ट कहां पैदा हो रहा है? इंडिया में। तो इनकम एक्रू और अराइज कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। भले ही आपको वो इनकम इंटरेस्ट जो है आउटसाइड इंडिया मिले, उससे कोई लेना देना नहीं। पहला केस क्या था? इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, हाँ या ना? अगर इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो तीनों केस में टैक्सेबल होता है, मालूम है ना? तो यहां पर इंटरेस्ट की इनकम जो है वो इंडियन कंपनी ने आपको दी है, तो इसका मतलब इंडियन कंपनी ने वो पैसा यूज किया है, हाँ या ना? तो आपकी वो इनकम जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पैदा हो रही है? इंडियन कंपनी से एक्रू अराइज हो रही है। तो तीनों केस में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो फर्स्ट केस, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना है? 2000, 2000 एंड 2000। आप कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? चले दूसरा सुन ले। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन USA, फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, इसका मतलब आपने नौकरी कहाँ की थी? इंडिया में, तभी तो आपका एम्प्लॉयर इंडिया में है।
और अगर आपने नौकरी इंडिया में की थी तो इसका मतलब आपकी सैलरी कहाँ पैदा होती थी? इंडिया में। आज जो पेंशन मिल रही है किसके कारण मिल रही है? इंडिया में काम करने के कारण मिल रही है। तो ये भी इनकम कहाँ एक्री हो रही है? इंडिया में। रिसिव्ड कहीं भी हो जाए, ठीक है ना। तो पेंशन फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, $8,000। अच्छा, थर्ड देखें, सी, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। ओहो, वर्ड याद आया होगा आउटसाइड इंडिया में। मैंने बताया था इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। अगर मैं पेरिस में बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी इनकम कहां एक्रू या अराइज हो रही है? आउटसाइड इंडिया, पेरिस में। लेकिन हमारा वो बिजनेस कहां से कंट्रोल्ड हो रहा है? कहां से कंट्रोल्ड हो रहा है? इंडिया से। चले, पक्की बात है ना? ढंग से सुनेंगे। अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है तो दो जगह टैक्सेबल होता है, मानते हो या नहीं? हाँ या ना? कह रहा है आधा जो है उसका वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, हाफ ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। टोटल कितना था? 40,000। इसको दो पार्ट में बांट दो, 20,000 और 20,000। तीनों केस में एक्रू और अराइज है तो कितने केसेस में टैक्सेबल होगा? दो केस में। एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है लेकिन बिजनेस कहां से कंट्रोल्ड है? इंडिया से। तो 20,000 पहले केस में टैक्सेबल होगा, 20,000 दूसरे में। तीसरे में नहीं होता। ये बाकी जो बचा 20,000 उसकी बात करते हैं। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बट हाफ ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो रिसीव्ड इन इंडिया ऊपर चले जाओ, इन इंडिया इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कितने केसेस में टैक्सेबल होता है? तीनों में। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कितने केसेस में टैक्सेबल होता है? तीनों में। तो इसको कितने केस में टैक्सेबल कर दे? अब बात समझ में आई नहीं? तो जरा देखो, पहले केस में पूरा 40,000 टैक्सेबल होगा, दूसरे केस में पूरा 40,000 टैक्सेबल होगा, तीसरे केस में भी टैक्सेबल होगा एक्रू बेसिस पर नहीं, रिसीव्ड बेसिस पर, क्योंकि इंडिया में रिसीट हो गया है। बोलो, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया कितना है? 20,000 और 20,000। बाकी जो 20,000 था, हाफ ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो क्यों ना रिसीट बेसिस पर टैक्स लगा दे बाकी सब पर? हाँ या ना? अगर ये इनकम इंडिया में रिसीव्ड नहीं हुई होती तो यहां कितना टैक्सेबल होता? पूरा 40,000, क्योंकि कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया था। यहां पूरा 40,000 कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, यहां कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि रिसीट आधा था इसलिए आधे को हमने यहां टैक्सेबल कर दिया। क्लियर है? पक्का? नहीं समझ में आया हो पूछ सकते हो, दिक्कत है इसमें? बोलो भाई। आयुष तुमको आओ, प्रगति। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान। तो भूटान तो बिल्कुल पड़ोसी है, मतलब इंडिया में ही आता है। दैट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान, भूटान की कोई एग्रीकल्चरल इनकम होगी, वो यहां के लिए नॉर्मल इनकम है। इंडिया की एग्रीकल्चरल लैंड पर अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम अराइज होती है तो उसको माफ किया गया है। एग्रीकल्चरल इनकम 100% एग्जेम्प्ट होती है, मालूम है?
एग्रीकल्चरल इनकम 100% एग्जेम्प्ट होती है, माफ होती है, लेकिन वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया होनी चाहिए। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड दूसरे देश में है तो यहाँ के लिए वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वहाँ से आप जो कमाओगे वो नॉर्मल कमाई, दिमाग में रखना। तो एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग और ग्रांटिंग द एग्जेम्पशन। क्लियर? तो यहाँ भूटान से एग्रीकल्चरल इनकम है तो टैक्स लगेगा। जरा देखो, तो भूल जाना कि एग्रीकल्चरल इनकम है एंड रेमिटेड टू इंडिया। सुन लो, मैंने एक बात बताई थी, इनकम रिसीव्ड, हाँ या ना, और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, पक्की बात है ना। अब जरा इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। ये इनकम रिसीव्ड का मतलब क्या है? हुआ क्या, मैं यूएसए में काम करता हूं और मुझे वहां पर मंथ $40,000 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? कम मिलते हैं बहुत। मैंने क्या किया, $40,000 वहीं रिसीव किया यूएसए में, और इंडिया में मैंने भेज दिया $20,000। बताओ इंडिया में कितने पर टैक्स लगेगा, 20 या 40? मैं नॉन रेसिडेंट हूं, कितने पर? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? 20,000। पक्की बात है ना? जवाब गलत है। एक ही इनकम एक आदमी दो जगह कैसे रिसीव कर सकता है? एक ही इनकम एक आदमी दो जगह कैसे रिसीव कर सकता है? अगर अमेरिका में उसने 40,000 रिसीव किया, हिंदुस्तान में 20,000, तो टोटल कितना रिसीव किया? तुम लोग के हिसाब से तो 60,000 हो गया, जबकि एक्चुअल में वो इनकम कितनी रिसीव कर रहा है? 40,000। ये जो वहां रिसीव करके यहां भेजना हुआ, इसको हम कहते हैं भेजना, रेमिट करना। क्या करना? इसको हम कहते हैं रेमिटेंस। क्या नाम देते हैं? रेमिटेंस यानी भेजना। रेमिटेंस का मतलब होता है भेजना। वहां पर इनकम ले ली गई, रिसीव कर ली गई, वहां से फिर इनकम को रेमिट किया गया। क्या किया गया है? रेमिट किया गया, रेमिटेंस। तो वहां पर इनकम रिसीव करके रेमिट की गई है। रेमिटेंस की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। आपके घर में से कोई बंदा अगर बाहर कमाता है विदेश में और वहां से यहां पर पैसा भेजता है लेकर के, तो वो रेमिटेंस होता है, उसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। रेमिटेंस के बेसिस पर टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, रिसीट के बेसिस पर हो सकती है, वो बात की बात है, देखते हैं। लेकिन मैंने वहां पर अपने मालिक से कहा, मालिक एक काम करो, $20,000 मुझे दे दो यहां पे, और $20,000 मेरे हिंदुस्तान के बैंक में जमा करवा दो। अब चाहे वो अमेरिका में ही बैंक क्यों ना हो, ठीक है, पक्की बात है। तो उसने मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। बोलो, तो इनकम कहां रिसीट मानी जाएगी? इंडिया में रिसीट मानी जाएगी। वहां कितनी रिसीट मानी जाएगी? वहां 20,000 और यहां 20,000। अब अमेरिका का तो इनकम टैक्स रूल हम पढ़ नहीं रहे, किस बेसिस पर वो टैक्स लगाते हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हम यहां पर पढ़ रहे हैं इंडियन इनकम टैक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन इनकम टैक्स। तो 20,000 ये जो रिसीट है हम इससे कंसर्न रखते हैं। जो इनकम इंडिया में डायरेक्ट रिसीट होगी फर्स्ट टाइम, उसी को हम रिसीट बेसिस पर टैक्स लगाएंगे। रेमिटेंसेस के बेसिस पर टैक्स नहीं लगता। क्लियर हुआ? हाँ या ना? चलो, तो यहां पर देखो फिर वर्ड आता है, जरा ढंग से देखो क्या बोला है इस पॉइंट ने, फिर से पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान एंड रेमिटेड टू इंडिया, यानी इंडिया में रिसीट नहीं है, रेमिट किया गया है। अच्छा, भूटान की इनकम है, ढंग से सुनना, तो आउटसाइड इंडिया इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, क्या ये मेरा बिजनेस है ना? एनी अदर केस में आ जाएगा। एनी अदर केस में केवल किस केस में टैक्सेबल होता है? अब क्लियर हुआ? चलो, $10,000 है। चले नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड
एंड रिसीव्ड देयर। इंग्लैंड में कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, और रिसीव कहाँ है, वहीं पर है। तो क्या ये बिजनेस इनकम है? तो एनी अदर केस में जाएगा। और एनी अदर केस में कहाँ टैक्सेबल होता है? केवल पहले केस में। प्रॉपर्टी इनकम इन इंग्लैंड एंड रिसीव्ड देयर, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया। वर्ड देखो, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, अंडरलाइन कर लो, पास्ट अनटैक्स्ड। मतलब पिछले साल अगर किसी इनकम पर टैक्स नहीं लगा था तो क्या इस साल उसको जोड़ दोगे इनकम में? ये अकाउंट थोड़ी चल रहा है, ये हमारा टैक्सेशन है। ये क्या है? अकाउंट और टैक्सेशन में फ़र्क है। अकाउंट में अगर कोई चीज़ पता चलती है 5 साल बाद, अच्छा वो 5 साल पहले हमने ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, चलो आज ही कर देते हैं, प्रायर पीरियड आइटम मानते हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए लिख देते हैं पीएल में आज इस साल के में, और साफ साफ लिखते हैं ये प्रायर पीरियड आइटम है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर पढ़ने वाला समझ जाए कि ये इस साल से बिलोंग नहीं करता। लेकिन जब हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स का हर एक साल अलग अलग असेसमेंट में आता है। इस साल को इस साल में ना जोड़ो, इस साल को इस साल में ना जोड़ो, इस साल को इस साल में ना जोड़ो। हाँ, हर एक साल अलग अलग ट्रीट होगा, हर एक ईयर का अलग अलग असेसमेंट होता है। बात समझ में आई? ये नहीं कह सकते सर हमने तो 2004-05 में एडवांस टैक्स जमा कर दिया था, ज़्यादा कर दिया था, इस साल में एडजस्ट कर लें, क्या नहीं होगा। बात समझना, वो उसी साल में एडजस्टमेंट होगा, प्लस माइनस होगा, बाकी आपको मिल जाएगा, वो ठीक है। आपने ज़्यादा पे कर दिया, आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, आपको मिल जाएगा पैसा वापस, लेकिन उसका पैसा इसमें एडजस्ट नहीं होगा। एडजस्टमेंट बहुत कम चीज़ों में पॉसिबल होता है, वो अभी तुम लोग का मैटर नहीं है। तो यही समझो कि एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट तो इस साल कैसे ले आओगे? पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखो, हाँ या ना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्लियर? टोटल इनकम बताओ कितनी कितनी आई तीनों केसेस में? ये आ गई 50,000, ये आ गई 30,000, और ये 40, 50, 68। बोलो, नोट कर लें, तुरंत तुरंत नोट कर लें, देर ना करें, थोड़ा स्पीड ले आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बात ना करें। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कॉम्प्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ व्हेन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज ROR, RNOR एंड NR। इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। ये तो सेम है।
ये कौन है? ये सॉरी, फर्स्ट इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी कहाँ रिसीव्ड हुआ है? तो क्या कर दे? एक्रूअल बेसिस पर तीनों में टैक्सेबल होगा ना? हाँ या ना? क्योंकि इंडियन कंपनी से इनकम अराइज हुई है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन अ कंपनी डिपॉजिट्स इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जर्मनी, बात तो वही हुई। इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, तो एक्रूअल बेसिस पर तीनों पर टैक्स लगा दे। बोलो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? साथ साथ लिखने से ढेर समझ में आता है। इधर देखिए, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, तो इंडियन बॉन्ड है ना, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड से हमने कमाया, तो ये आउटसाइड इंडिया एक्रू और अराइज है। बोलो, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है एनी अदर केस में। किस केस में? एनी अदर केस में। देखो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, देखो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स एनी अदर केस में 40,000 को दो पार्ट में बांट दो, 20,000 20,000, क्योंकि 50% की बात कर रहा है रिसीव्ड इन इंडिया। तो 20,000 को हम क्या कर दें? तीनों में क्या कर दें? बोलो ना, एक्रूअल बेसिस पर कितने में टैक्स लगेगा? केवल फर्स्ट में लगेगा, बाकी दोनों में नहीं लगेगा। एनी अदर इनकम जरा देखो, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, एनी अदर केस केवल फर्स्ट में टैक्स लगता है। और अगर रिसीव्ड इन इंडिया है, जितना हिस्सा रिसीव्ड इन इंडिया, कितना हिस्सा रिसीव्ड इन इंडिया? 50%, तो तीनों में टैक्स लगेगा। हाँ या ना? तो इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड रिसीव्ड इन इंडिया, बोलो 20,000 20,000 और 20,000। क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ? फोर्थ, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, आउटसाइड इंडिया एक्रू है, आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड है, तो एनी अदर केस केवल पहले में टैक्सेबल होगा। चलो, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी कितना है? बस, कोई दिक्कत है क्या इसमें? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, हमने जर्मनी में एक प्लांट सेल किया और मैंने प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 50% इंडिया में आया, तो 30,000 केवल पहले में टैक्स लगेगा और 30,000 तीनों में टैक्स लगेगा। 60,000 का 30,000 केवल पहले में टैक्स लगेगा और रिसीव्ड के बेसिस पर तीनों में टैक्स लगेगा। बार बार वही आ रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट वेयर? एट जर्मनी, तो 50% इधर रख दो, 30,000 केवल फर्स्ट में टैक्सेबल होगा और 50% प्रॉफिट व्हाट रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में टैक्स लग जाएगा इस पर। तो हाँ या ना? ढंग से देखेंगे, इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, आ गया ना आउटसाइड इंडिया का पहला केस।
जिसमें से 40,000 इंडिया में रिसीव्ड है, टोटल 70,000 में से 40,000 रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड बेसिस पर तो तीनों में टैक्स लग जाएगा। बचा कितना? 30,000। 30,000 कितने में टैक्स लगेगा? पहले दो केसेस में। देखो तैयार हो गया आराम से, है कि नहीं? कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, तो ये तो 30,000 है ना, दो केसेस में टैक्स लगेगा, और बाकी 40,000 जो रिसीव्ड हुआ है तीनों में टैक्स लग जाएगा। हाँ या ना? रिसीव्ड इन इंडिया कितना? अब हमें नहीं लगता किसी को इस पॉइंट पर दिक्कत आ रही होगी। आगे चलते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड फ्रॉम लंदन। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, बिजनेस कहां पे है? तो रिसोर्स कहां से है यूज हो रहा है? दिल्ली यानी इंडिया, सब पे टैक्स लगाओ। तो प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, $45,000। चले नेक्स्ट। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन एन इंडियन बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया। क्या करेंगे? इस 50,000 का क्या करोगे? मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हमें कोई आउटसाइड इंडिया इनकम रिसीव्ड हो रही है तो उस 50,000 जो हमें रेंट मिल रहा है वो मैंने इंडियन बैंक में ही वहाँ जमा कर दिया। तो क्या माने, इंडिया में रिसीव्ड है या नहीं? इंडिया में रिसीव्ड मानेंगे या नहीं मानेंगे? बोलो भाई, स्टडी मैट दो। चलो 2 मिनट के लिए इस पॉइंट को हम स्किप कर देते हैं, फिर से इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर कौन है ये? एर्थ। चलो पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लंदन, इंटरेस्ट कहां मिल रहा है? लंदन में। ऑन मनी लेंट टू अ रेसिडेंट इन इंडिया इन लंदन, और हमने एक ऐसे बंदे को ये पैसा दिया जो इंडिया में रेसिडेंट है, यानी वो आदमी पैसा कहाँ यूज करेगा? इंडिया में। साहब ने लिखा भी है, बट द सेम मनी वॉज यूज्ड इन इंडिया। मैंने किसी ऐसे आदमी को पैसा दिया जो इंडिया में उस पैसे को यूज करेगा, और जब इंडिया में उस पैसे को यूज करेगा तो मेरा जो इंटरेस्ट आएगा वो कहाँ से आएगा? इंडिया से आएगा। यानी मेरी इनकम कहाँ पैदा हो रही है? इंडिया में पैदा हो रही है। तो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। और ये चीज़ तुम लोग पढ़ोगे सेक्शन 9 में। कहाँ पढ़ोगे? सेक्शन 9 में इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन में ये चीज़ पढ़ोगे कि जब कोई बंदा बाहर ही किसी बंदे को पैसा दे, लेकिन वो बाहरी बंदा उस पैसे को इंडिया में लगाता है और उसमें से इंटरेस्ट कमा करके दे रहा है, तो वो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई, मानी जाएगी। क्लियर है? क्योंकि रिसोर्सेज कहाँ से पैदा हो रहे हैं? इंडियन रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। किसके रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है? इंडियन रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। तो उसको डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाता है। वो सेक्शन 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। कंसेप्ट समझ में आया? हमने इंडिया में ही किसी आदमी को पैसा दिया, लेकिन वो आदमी नॉन रेसिडेंट है, वो बाहर जाकर के उस पैसे को यूज़ कर रहा है और वहीं पर मेरे खाते में जमा भी कर रहा है। तो इंडिया में ना तो एक्री हुई ना रिसीव्ड हुई। कहाँ रिसीव्ड हुआ? रेमिट हुआ। ठीक है ना? ठीक, वहीं पर मुझे पैसा कमाया उसने और वहीं मेरे खाते में जमा कर दिया। क्लियर है? तो रेसिडेंट का अगर ये केस होता तो ऑल ओवर वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती, बाकी केसेस में नहीं आएगा वो। चले
लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लंदन ऑन मनी लेंड टू अ रेसिडेंट इन इंडिया इन लंदन। क्लियर? मैंने कोई इनकम रिसीव्ड की है लंदन में, मैंने वो पैसा वहीं पर किसी को दिया था उधार, लेकिन वो जो आदमी था जिसको मैंने उधार दिया था उसने वो पैसा इंडिया में यूज़ किया और वो रेसिडेंट था। क्या था? कहाँ का रेसिडेंट था? यहाँ, वहाँ गया हुआ था, उसको मैंने पैसा उधार दे दिया। हाँ है ना? इसका मतलब वो पैसा यूज़ कहाँ हुआ? इंडिया में। सेम मनी वॉज यूज्ड इन इंडिया, और सेम पैसा कहाँ यूज हुआ? इंडिया में। तो रिसोर्स कहाँ पे है इंटरेस्ट जनरेशन का? इंडिया में। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लंदन ऑन मनी लेंट which was used in India। कितना रुपया है? 46,000। अच्छा, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। मान लेते हैं हमें यहाँ पर कोई टेक्निकल सर्विसेज लेनी थी, मैंने आउटसाइड इंडिया से कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने यहाँ पर काम किया और चले गए कमा करके। तो जो कमा करके जा रहे हैं वो कहाँ से इनकम पैदा हो रही है? इंडिया से ना। ये भी तुम लोग देखोगे सेक्शन 9 में, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक, कोई वहाँ पर ना भी देखे तो क्या दिक्कत है, हमको तो ऐसे ही समझ में आ गया। क्यों? तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। कितना रुपया है? 25। रॉयल्टी रिसीव्ड इन लंदन, सेम वही चीज, ये भी सेक्शन 9 में हम लोग देखेंगे। रॉयल्टी रिसीव्ड इन लंदन फॉर अ राइट गिवन टू अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया टू बी यूज फॉर अ बिजनेस इन इंडिया। इसका मतलब जो रॉयल्टी पैदा हो रही है वो कहाँ से पैदा हो रही है? इंडिया से। सेम वही चीज कि सामने वाला रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसने हमारे उस अधिकार का यूज कहाँ किया है? इंडिया में यूज किया है। तो रॉयल्टी रिसीव्ड कितना है? 34,000। नोट करें, एर्थ पॉइंट को छोड़ करके सारा हो गया। वापस आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। सुने, अगर लंदन में मैंने कोई रेंट कमाया और मैंने वो पैसा वहां के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और यहां पर जो बैंक अकाउंट वर्ड लिखा है
इंडियन बैंक एंड एट लंदन, मैंने एक इंडियन बैंक, लंदन में भी एसबीआई है, वहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र किया, जो मुझे वहाँ से रेंट मिला उस बैंक में गया, क्या ये मान लें कि वो पैसा इंडिया में रिसीट है? क्या ये मान लें कि वो पैसा इंडिया में रिसीट हो गया? ना। अगर हम वो पैसा वहाँ के किसी बैंक में यूज़ करते, ट्रांसफ़र करते, तो किस रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो पैसा रोटेट होता? उस देश के रूल के हिसाब से या हमारे देश के हिसाब से? उस देश के हिसाब से। एसबीआई भी अगर वहाँ खुली हुई है तो वहाँ के एग्रीमेंट या लाइसेंसिंग के तहत खुली हुई है, वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के तहत खुली हुई है। हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो अगर हमें वहाँ पर पैसा मिला है उस वहीं के बैंक पे, चाहे वो वहाँ का बैंक हो या इंडियन बैंक हो वहाँ पे, तो भी हम उसको डायरेक्ट रिसीट इन इंडिया नहीं मान सकते। वहाँ से पैसा, देखो वर्ड आगे लिखा हुआ है ब्रॉट टू इंडिया, उसके बाद पैसा कहाँ लाया गया? ब्रॉट टू इंडिया। अगर मैंने वहाँ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, क्या वो पैसा इंडिया में आ गया? अरे वो पैसा वहीं पड़ा रहा जब तक मैं उसको यहाँ ना ले आऊँ। क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड देयर एंड डिपॉजिटेड इन इंडियन बैंक ओवर देयर, तो कहां टैक्सेबल होगा? कहां टैक्सेबल होगा? केवल एनी अदर केस में, फर्स्ट में। क्लियर हुआ? कितना है? कितने रुपए का है? रेंट आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ओवर देयर 50 है। टोटल बताएं तीनों का। 4,07,000। हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? ज़्यादा कैसे हो जाएगा? 2 लाख? अच्छा, हमें 4 लाख समझ में आया। हाँ, दैट्स इट। जल्दी नोट करें और उसके बाद चलें तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये 267 होगा ना? हाँ, क्योंकि केवल यही 30,000 रुपये ही तो है, ये वाले जो यहाँ पर नहीं है, बाकी सब तो सेम है। इस 30,000 को हटा दो, केवल हटाए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राम हैज़ द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 13-14। एक एक करके खत्म करते हैं। एनआर है, RNOR है और ROR। रॉयल्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल, कहीं भी रिसीव कर लो बेटा, इंडिया में है ना, तो एक्रू और अराइज कहाँ हुई है? तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा, बोलो ना। डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन नेपाल, तो एनी अदर केस में आ जाएगा। आउटसाइड इंडिया की कोई इनकम है, आउटसाइड इंडिया मिल रही है, बोलो ना।
तो केवल किस केस में टैक्सेबल होगा? फर्स्ट केस में। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 56,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस सिचुएटेड इन नेपाल। बिजनेस नेपाल में है, पैसा बर्मा में रिसीव्ड हो रहा है, लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? जब बिजनेस कंट्रोल्ड इंडिया से होता है तो कितने केसेस में टैक्सेबल होता है? 2 केसेस में। बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। कितना है? 42,000। रेंट है सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव्ड देयर, वहां की रेंट वहीं मिली, तो किस केस में टैक्सेबल होगा? अंडरलाइन कर लें ईयर 12-13, अंडरलाइन कर लें पिछले साल का। हम इस साल क्या करेंगे? ये तो पास्ट टैक्स या अनटैक्सड अमाउंट हुआ ना, तो बात तो वही पड़ी। तो 12-13 को इस साल में क्यों ले आओगे? हटा दो, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो, स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बहुत बढ़िया। स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो केवल पहले केस में टैक्सेबल होता है। कितना है? 60,000। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन इन दिल्ली, कहीं भी रिसीव करो, उससे हमें क्या लेना देना? हाँ या ना? आखिर सेल तो कहाँ की हो? इंडिया में, तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन इन इंडिया कितना? 50,000। इसके अलावा कुछ है क्या? टोटल कर लो, आंसर आ गया। क्लियर है? नोट करो जल्दी से इस पर। कहीं भी रिसीव हो, जब तुम पूरा टैक्सेबल कर दिए तो आधा कहीं भी मिले, उससे क्या लेना है? तुम कर लो 25-25 तीनों में लिख दो, फिर नीचे 25-25 लिख दो, तुम्हारे मन के ऊपर है। जब वो चीज़ बेकार हो गई रिसिव्ड, जब तीनों में पूरा पूरा टैक्सेबल हो गया, तो अब रिसिव्ड कहीं भी हुआ हो, उससे क्या लेना देना तुम्हें? कोई मतलब है? कितना आया फर्स्ट का? हटाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। बिजनेस कनेक्शन कहाँ है? इंडिया में है ना, बात खत्म हो गई। इसका मतलब रिसोर्स कहाँ पे?
इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सर ये बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप एक ही चीज़ दिमाग में रखो, इंडियन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं या नहीं, हाँ या ना, बात खत्म। रिसीव्ड कहीं भी हुआ हो इससे कोई लेना देना नहीं। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, ये तो पढ़ाया ही अभी थोड़ी देर पहले। इंडियन एम्प्लॉयर है तो इंडिया में इनकम रिसीव्ड मानी जाए, रिसोर्स माना जाएगा। कितना? 14,000। प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम अ बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। अरे ये तो देखा ही है, हाँ या ना, बोलो ना। बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम कहाँ है? इंडिया से है। कितनी इनकम मिली है टोटल? 1,20, जिसमें से आधा रिसीव्ड है, हाँ या ना। आधी इंडिया में रिसीव्ड है तो पहले तो आधा आधा कर लो, 60-60 हज़ार। तो अगर कंट्रोल्ड बेसिस पर करेंगे तो 2 में टैक्सेबल लगेगा, हाँ या ना। और अगर रिसीव्ड बेसिस पर करेंगे तो तीनों में। दैट्स इट। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान एंड रेमिटेड टू इंडिया। इन भूटान रिसीव्ड नहीं है इंडिया में, तो एनी अदर केस में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? केवल पहले केस में टैक्सेबल होगा। कितना है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया है, तीनों में माफ है। पक्की बात है ना। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड प्रॉफिट कोई लेना देना नहीं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल है ना चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6। चले। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15 डॉक्टर पीसी जैन हैड द फॉलोइंग इनकम।
फी फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय ए नॉन रेसिडेंट फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया। हाँ बताएं इसका आंसर। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय अ नॉन रेसिडेंट फॉर अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक आदमी को मैंने टेक्निकल सर्विस दी थी और उसने वो टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया में यूज़ की। बोलो हाँ या ना? आउटसाइड इंडिया उसने सर्विसेज यूज़ की और हम मान लेते हैं वहीं पर पैसा भी दिया, रिसिप्ट दिया। रिसिप्ट को मारो गोली, नहीं दिया है तो छोड़ ही दो। अब ज़रा ये बताओ कि जो मैंने उसको टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया में दी हैं उसके अगेंस्ट उसने मुझे जो पैसा दिया किस केस में टैक्सेबल होगा? केवल फर्स्ट केस में। बोलो क्लियर है? सोच लो, चार्ट बनाएं और हमें बता कर दिखाएं जितने भी केस इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यस या नो करके मैं पूछूंगा। 6 केस हैं केवल 7। तुरंत बनाएं, 2 मिनट देते हैं। चलें, फर्स्ट केस की अगर बात करें, ढंग से देखें। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय अ नॉन रेसिडेंट, देखें इधर, और उस नॉन रेसिडेंट ने, मैंने उसको टेक्निकल सर्विसेज दी और उस नॉन रेसिडेंट ने उस टेक्निकल सर्विसेज का फायदा कहां उठाया? आउटसाइड इंडिया में। अगर वही टेक्निकल सर्विसेज जो मैंने उसको दी उसका फायदा वो इंडिया में देता तो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाता, होता ना? क्यों? मैंने टेक्निकल सर्विसेज दी, तुमसे मैंने फीस ली और तुम नॉन रेसिडेंट हो। क्या हो तुम? नॉन रेसिडेंट। तुमने जो मुझे इनकम दी अब वो किस केस में आएगी? लास्ट वन में। लेकिन अगर वही टेक्निकल सर्विसेज तुम यूज करते इंडिया में, भले ही तुम नॉन रेसिडेंट हो, उस टेक्निकल सर्विसेज को कहाँ यूज करते? इंडिया में, तो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। क्लियर है? पक्की बात है। अब यहां आरओआर की बात करते हैं। आरओआर की कोई भी इनकम हो, वर्ल्ड वाइड इनकम हो, वो तो टैक्सेबल होती है। मैं यहां पर आरओआर हूं, क्या हूं? टैक्सेबल हो जाएगा ये। मैं यहां आरओएनआर हूं, टैक्सेबल नहीं होगा। मैं एनआर हूं, मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैंने किसी नॉन रेसिडेंट को फैसिलिटी दी है आउटसाइड इंडिया में, बाहर से बाहर को फैसिलिटी दी है, तो इंडिया का क्या काम उसमें? मेरी बात समझना? क्लियर है? तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट and to be used
वेयर, आउटसाइड इंडिया। कितना रुपया है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जर्मनी। प्रोफेशन कहाँ कर रहे हो तो बात खत्म, तीनों में टैक्सेबल होगा ना। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, रिसीव्ड कहीं भी करो, बोलो ना। प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा आउट ऑफ 6,000 वॉज रेमिटेड है, रेमिटेड है, रिसीव्ड नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बाहर की इनकम बाहर ही मिल गई, बिजनेस तो है नहीं। अदर केस में केवल पहले केस में टैक्सेबल होगा, हाँ या ना। प्रॉपर्टी इनकम इन युगांडा कितना रुपया है? 16,000। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर इन यूपी, ये विदेश है, हाँ ये एग्जेम्प्ट है, इंडियन इनकम है, इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम है। एग्रीकल्चरल इनकम इन केन्या क्या होगा? केवल फर्स्ट केस में होगा, बोलते क्यों नहीं? कितना है? 20,000। लास्ट, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट आएगा ही नहीं, टोटल कर ले, आंसर आ गया। थोड़ा जल्दी करें। कितना आया? कौन सा क्वेश्चन मैंने स्किप किया था बीच में? 4th। मैं पढ़ देता हूं इसको, देखना क्या क्या आता है। नोट कर लिया हो तो हटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 4th देखें, उसमें आप लोग साइड में ये बना लेंगे, ROR, RNOR एंड NR, टिक लगाते जाएंगे, पता चल जाएगा। ऑनोरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं भी मिला हो उससे क्या मतलब? ऑनोरेरियम हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है 1 लाख रुपए। कितना मिला है? 1 लाख रुपए। एक बात बताओ, अगर हमें कोई 1 लाख रुपए दे दे और उस 1 लाख को कमाने के चक्कर में मैंने 15,000 रुपये खर्च कर दिए, कितने? तो एक्चुअल में मेरी इनकम हुई कितनी? 85,000, 85,000। उस 1 लाख को कमाने के लिए मैंने कितने खर्च किए? 15,000। ऑनोरेरियम मिला है, सैलरी नहीं मिली है। ऑनोरेरियम और सैलरी में फ़र्क होता है, सुन लो सुन लो, ऑनोरेरियम और सैलरी में फ़र्क होता है। ऑनोरेरियम जानते हो क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गैर वैतनिक। ऑनोरेरियम नाम से ही पता चल रहा होगा, वेतन के जो ना हो, जो वेतन नहीं है, जो सैलरी नहीं है, उसको हम ऑनोरेरियम कहते हैं। सर सैलरी और ऑनोरेरियम में फ़र्क क्या है? मेरा हॉस्पिटल चलता है, ये डॉक्टर है, मैंने इसको कहा सुन डेली 1 घंटे आना, महीने में 10,000 ले जाना। 1 घंटे आना, 10,000 ले जाना, दैट इज द सैलरी और ऑनोरेरियम? दैट इज नॉट अ सैलरी। ये मैंने इसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट पैसा दिया है, दिस इज नोन एज ऑनोरेरियम। हाँ है ना?
अब तुम लोग स्टूडेंट हो यहाँ के, मैंने एक डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा आओ सबका हेल्थ चेक करो, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया मैंने, और डॉक्टर तो फोकट में आएगा नहीं, क्या लेगा पैसा, तो क्या करें, उसको क्या नाम देंगे, क्या मैंने उसको सैलरी दी, उसको मैंने ऑनोरेरियम दिया, क्या दिया, ऑनोरेरियम। ही इज़ नॉट अंडर माई काइंड कंट्रोल, ही इज़ अ फ्री पर्सन, मीन्स वो एम्प्लॉय नहीं है मेरा, क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, क्लियर है। तो ऑनोरेरियम, तो ऑनोरेरियम रिसीव्ड हुआ है कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 15,000 खर्च हो गए, तो 85,000 ठीक है, इंडिया में है ना, तो तीनों में 85,000 टैक्सेबल हो जाएगा, बोलो। अच्छा, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम अ बिजनेस इन केरला कंट्रोल्ड फ्रॉम कनाडा, कहीं से भी हो, इंडिया में है ना रिसोर्सेस, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा, कितना, अच्छा। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खत्म, कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आखिर उस चीज को यूज कहाँ करेगी, आउटसाइड इंडिया, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया में यूज करेगी, 60,000, हाँ या ना। प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल्ड फ्रॉम ढाका एंड क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट इन द बैंक देयर, ठीक है, तो वहीं की इनकम वहीं रिसीव्ड हुई है, तो केवल फर्स्ट केस में 40,000, बोलो। डिविडेंड फ्रॉम एन इटालियन कंपनी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन स्विट्जरलैंड, तो बाहर का इनकम बाहर ही मिला है, बताओ, केवल फर्स्ट केस में। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम श्रीलंका नॉट रेमिटेड टू इंडिया, वहीं की इनकम वहीं मिली है, तो केवल, नोट कर लो, दिस इज योर आंसर। तो हम लोगों ने अब तक जितने सेक्शंस देखे हैं जरा देखें। सेक्शन 1 देखा था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 231 में डेफिनीशन हम लोगों ने देखी थी, डेफिनीशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होता है, एओपी बीवाई होता है, कंपनी होता है, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। सेक्शन 3 हम लोगों ने डिफाइन किया था, प्रीवियस ईयर डिफाइंड, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, क्लियर है। सेक्शन 4 हम लोगों ने देखा था चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, सारे हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ लो, उसमें क्लबिंग कर लो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और डिडक्शन दे दो, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टैक्स लगा दो, टैक्स में इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी जोड़ दो और क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट पेबल आ जाएगा। सेक्शन 5 देखा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसकी बात आज हम लोगों ने की, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, फर्स्ट 2 केसेस में टैक्सेबल होगा, एनी अदर केस में केवल पहले केस में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 6 हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था, रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का देखा था, यहाँ तो वो रेसिडेंट होगा, यहाँ तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट होने के लिए 2 में से एक कंडीशन पूरी करनी है, या तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रिसाइड किया हो, और या तो फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज एटलीस्ट रिसाइड किया हो, प्लस प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज एटलीस्ट रिसाइड किया हो इंडिया में। तो इन 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी करेगा तो रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अगर हाँ वो रेसिडेंट हो जाता है तो फिर से 2 पार्ट में तोड़ते हैं उसको, किस किस पार्ट में, या तो आरओआर या तो आरएनओआर। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए उसको 2 में से दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। पहला, पिछले के पिछले 7 सालों में एटलीस्ट 730 डेज रिसाइड किया हो, या पिछले के पिछले 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स वो रेसिडेंट की स्टेटस में रहा हो, हाँ या ना। फिर मैंने कहा था इन 3 केसेस में, पहला, अगर कोई बंदा जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप पर क्रू मेंबर बनने जा रहा है जॉब के लिए, तो भैया उसका सेकंड क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर केवल पहला वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा रेजिडेंट का, 182 डेज वाला, 60 दिन वाला वहाँ एप्लीकेबल। दूसरा मैंने बताया
कि अगर आप परमानेंटली जॉब के लिए इंडिया छोड़कर आउटसाइड इंडिया जा रहे हो तो भी 60 डेज का क्लॉज अप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर 182 डेज का ही क्लॉज अप्लीकेबल होगा रेसिडेंट बनने के लिए। तीसरा मैंने बताया, अगर कोई इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया से इंडिया में विजिट करने आता है तो भी हमारा सेकंड क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल फर्स्ट क्लॉज एप्लीकेबल होगा। याद आ गया होगा। HUF के केस में बताया, या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। HUF रेजिडेंट कब होगा? इफ 100% ऑफ पार्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर कंट्रोल्ड और मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया। हाँ है ना। चलो पूरा या पार्ट। अब उसके बाद फिर से दो पार्ट में देखते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इंडिविजुअल का छाप दो, कॉपी पेस्ट कर दो कर्ता के ऊपर। हमने बात की थी इसके बाद फर्म, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। या तो ये रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। ये लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होते। क्या सिस्टम है? इफ 100% ऑफ पार्ट ऑफ द अफेयर्स आर मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, दैट्स इट, खत्म हो गया। अब कंपनी की बात करते हैं। कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी। कंपनी को रेसिडेंस होने के लिए दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर लो। पहला, या तो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो, नहीं है तो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होगी। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो उसका 100% बिजनेस कंट्रोल कहां से होता हो? इंडिया से 100%। अगर आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और थोड़ा भी हिस्सा वहां कंट्रोल्ड है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। क्लियर हुआ? दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।